मुजफ्फरपुर में महापाप। मानवता हो रही शर्मसार। सालों से तड़प रहा एक दिव्यांग। सो रही मोतीपुर थाने की पुलिस। खुलेआम घूम रहा भूमाफिया। चलिए, इन 5 लाइनों से स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर माजरा है क्या। मुजफ्फरपुर में महापाप हो रहा और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। जुर्म की एक ऐसी दास्तान है जिसकी कहानी फिल्म से कम नहीं। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधियों ने षड्यंत्र का एक ऐसा ताना बाना बुना है जिसमें फंसकर वो शख्स मौत से बदतर जिंदगी जी रहा है। आरोप भोला राय नाम के शराब तस्कर और भूमाफियाओं पर लगे हैं। आरोपों के मुताबिक भोला राय ने पीड़ित दिव्यांग की करोड़ों की पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र बनाया। साजिश के तहत उसने पहले तो अपने गुर्गे विक्रम को पीड़ित के घर का नौकर बनाया, फिर 24 जनवरी 2019 को उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करवाकर उसकी शादी जबरन अपने गुर्गे और पहले से शादीशुदा विक्रम से करवा दी। मोतीपुर थाने में पीड़ित की पत्नी ने जब भोला राय और विक्रम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया तो भोला राय ने पीड़ित की पत्नी को डराकर धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया और अब बेटी और बीबी को ढाल बनाकर अपराधियों ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधी भोला राय शख्स को पागल बनाने की साजिश तक रच रहा है। पीड़ित से भोला राय और उसके गुर्गे मारपीट करते हैं, उसे हाथ पैर बांधकर पागल खाने भी ले जाते हैं और जबरन दवा दी जाती है। मेरी जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। इनका पिछले लगभग 1 साल से जो चल रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है। गौरव जी को बहुत टॉर्चर करते हैं, सब मार पिटाई करते हैं, कभी हंटर से मारते हैं, मिन बेल्ट से। कौन लोग? इनके जो लड़की के जो हस्बैंड है विक्रम नाम का गुंडा है। जहाँ भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो पीड़िता को बरामद करना है, क्योंकि जब तक पीड़िता बरामद नहीं होगी तब तक चिकित्सकीय जांच, साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य वगैरह ये पुलिस के पास नहीं आ पाएंगे। चलिए, इस पूरे केस में मुजफ्फरपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुजफ्फरपुर एसएसपी को इस केस से कोई मतलब नहीं। सवाल और भी हैं। सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कार्रवाई नहीं कर रहा तो वरीय अधिकारी कर क्या रहे हैं। सवाल यह है कि शिकायत दर्ज होने के 1 साल बाद आईओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की। माफिया से मिली हुई है मुजफ्फरपुर पुलिस और सवाल यह है कि शराब और भूमाफिया को बचा कौन रहा है। तो चलिए, ये पूरी कहानी हमने आपको दिखाई और इस पूरी कहानी को जानने समझने के बाद, इस महापाप को देखने के बाद सीधा सवाल मोतीपुर थाना पुलिस को है, जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि किसी गरीब को न्याय मिले, किसी असहाय को न्याय मिले, किसी निःशक्त को न्याय मिले। और सबसे बड़ी बात, यह दिव्यांग कराहता है, रोता है, पीड़ित है, दिन रात इसे यातनाएं दी जाती हैं और इसके पड़ोसी इसे बचाने की कोशिश करते हैं। जो बयान अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि किस तरीके से इससे बराबर यातनाएं दी जाती हैं सिर्फ इसकी संपत्ति को हड़पने के लिए। अपने हाथ में अपनी पत्नी का फोटो लेकर यह बराबर गुहार लगाता है। सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। सुधीर, इस पूरे मामले में जो शक है वो पुलिस की तरफ जाता है कि मिली भगत का यह नतीजा है कि यह अभी तक यातनाएं सह रहा है। दूसरा यह कि अभी तक जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी
इन्वेस्टिगेशन जिनके हाथों में था उन्होंने नहीं की, और जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो बड़े अधिकारी कर क्या रहे थे? इसमें जो कहते हैं कि मल्टी लेवल लापरवाही है, वह मल्टी लेवल लापरवाही सामने आ रही है। 24 जनवरी को घटना होती है, 27 जनवरी 2019 को कांड दर्ज होता है। पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में मामला है। 2 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, जबकि अधिवक्ताओं की राय है कि 90 दिनों के अंदर इसमें चार्जशीट दाखिल होना चाहिए था। पहली बात, आईओ ने जब इस मामले में लापरवाही बरती तो थानेदार थे, उनके लेवल पर क्या हुआ? जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होते हैं इलाके के डीएसपी, आज की तारीख में आईपीएस हैं, उनके लेवल पर नहीं हुआ। एसएसपी मासिक आपराधिक समीक्षा बैठक करते हैं, जिसमें गंभीर मामलों की जांच होती है, उसकी समीक्षा होती है कि आखिर पेंडिंग क्या है, और खास करके पेंडेंसी की बात होती है तो पेंडेंसी में मुजफ्फरपुर का एक नाम आता है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो पेंडिंग केसेस क्लियर करने के बाद यदि एसएसपी के लेवल से होती तो भी मामला यह डिटेक्ट हो सकता था। तो तमाम लेवल पर कहीं न कहीं अनदेखी की गई, और इसका फायदा सीधे सीधे उन तत्वों को मिलता गया। आईओ से क्या आपकी बातचीत हुई है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इस मामले में बातचीत नहीं हुई। इस मामले में मैंने सीधे सीधे थानाध्यक्ष महोदय से बात की, जो बड़ी जिम्मेदारी में है, और उसके बाद उस इलाके के डीएसपी से बात की। एक रटी रटाई बात यह कही जाती है कि हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे और जल्दी उसे कानून के शिकंजे में हम डालेंगे, लेकिन जब यही बात कैमरे पर कहने की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो जाहिर है उनका एटीट्यूड क्या है, अब इस बात से समझने की जरूरत है। ठीक है, पिता का बयान हमने सुनाया। पिता पीड़ित है, अपने हाथ में अपनी पत्नी की फोटो लेकर गुहार लगाता है, लेकिन जिस नाबालिग बेटी की शादी कर दी गई, जो पत्नी जिसे किसी और ने रख रखा है, कैद में रख रखा है, उनका बयान क्या है? उन लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि वे लोग जो हैं अपराधी हैं। एक तो अब्सकॉन्डिंग है, दूसरा शराब माफिया है, भू माफिया है, खतरनाक लोग हैं। तो जो पीड़िता है, जिसका किडनैपिंग हुई या फिर उसकी जो माँ है, वो पूरी तरीके से उनके कब्जे में है। तो उन तक मीडिया का एक्सेस नहीं है, उन तक इस पीड़ित पिता का एक्सेस नहीं है। अब पुलिस का क्या एक्सेस है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन मीडिया और पीड़ित पिता का कोई एक्सेस उस नाबालिग या फिर उनकी पत्नी तक नहीं है। उल्टे रात के अंधेरे में गाड़ी आती है और आके इनको घर में आके पिटाई करती है इनकी। डर के मारे पड़ोसियों ने और संबंधियों ने सीसीटीवी लगा दिया है, ताकि अगर कोई घटना घट जाए तो कुछ साक्ष्य उसे मिले, और इन्हीं चीजों से। सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा हम पटना का रुख करते हैं। संजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संजय, इस पूरे मामलों में पॉक्सो एक्ट क्या है ये समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जबरन इस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, जिस तरह की जबरदस्ती इसके साथ की जा रही है, ऐसे में नहीं लगता कि कोई कानून भी है जो इन्हें न्याय दिला पाएगा? विवेक, देखिए, इसका दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। आपने बात की वहां के थाना आईओ की, थानाध्यक्ष की, डीएसपी की, सिटी एसपी की, सीनियर एसपी की, लेकिन इसका दायरा और बढ़ता है, राज्य पुलिस मुख्यालय तक आता है। क्यों आता है कि राज्य पुलिस मुख्यालय समय समय पर जो जिलों के जो एसपीज होते हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, तमाम तरह की बैठकें करता है। किस बात को लेकर? कि जो अब तक केसेस जो पेंडिंग है उसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई हुई है, और ये मामला 2 साल पुराना है। तो राज्य पुलिस मुख्यालय किस तरह के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। देखिए, दरअसल पुलिस की अपनी एक कार्यशैली हो गई है। पॉस्को एक्ट में न केवल मुजफ्फरपुर का ये मामला सामने आया है, राजधानी पटना से भी कई बार मैंने कवर किया है कई तरह के केसेस को, जिसमें पॉस्को एक्ट में रेप केसेस होते हैं, माइनर के साथ रेप होता है। और कितना गंभीर मसला है, इसको लेकर तमाम तरह की जो सख्तियां वो प्रदत्त की गई हैं जो विक्टिम है उनके लिहाज से, और केस आयोग को तमाम तरह के अधिकार दिए गए। लेकिन कई केसेस में पटना में भी चार्जशीट फाइल नहीं किए गए हैं। मैं आपको बिहार पुलिस की बात बताता हूं। बिहार पुलिस ने केस अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी जो केसेस पेंडिंग है उनको स्पीडी ट्रायल के तहत उस पर कार्रवाई करना, और इसमें अब तक चार्जशीट फाइल नहीं किया जाना। 2 साल होने को आ रहा है, तमाम तरह की लापरवाहियां हैं, और सबको अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। भले ही कैमरे के सामने लोग नहीं बोल सके, कैमरे के सामने उनकी फजियत होती है बोलने में, तो जाहिर सी बात है वो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हकीकत जो है, जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, उसको वो नहीं छिपा सकते। ये जो सारा मामला है, ये मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ ही बिहार पुलिस महकमे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है, क्योंकि एक दिव्यांग जो होता है उसको समाज की तरफ से और सरकार की तरफ से तमाम उसके जीवन की सुरक्षा से लेकर तमाम अधिकार दिए गए हैं, और उसकी भी अवहेलना कर रही है। आपको जो शक्तियां दी गई है, आप उसको लेकर लापरवाह नहीं, और कोई ऐसा लापरवाह नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इसमें कोनाइवेंस, और कोनाइवेंस किस लेवल पर है, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जी विवेक, तो ये समीक्षा किस बात की होती है? जो बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग की जाती है, समीक्षा की जाती है,
जो गुणागणित किया जाता है, इसका क्या मतलब रह जाता है जब ऐसे मामले सामने आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर क्या मतलब रह जाता है ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे आपको। अब शराबबंदी कानून को ही आप ले लें। शराबबंदी कानून को लेकर 1 साल में 2 बार शपथ दिलाई जाती है, और केवल ये याद दिलाने के लिए, जबकि पुलिस महकमे में जब अपॉइंट किया जाता है हर किसी को, जब उनकी नियुक्ति होती है तब उनको शपथ दिलाई जाती है कि आप कर्तव्य निष्ठा और परिवहन ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। तो फिर आप शराबबंदी कानून के लिए 1 साल में 2 बार शपथ दिलवाते हैं। कैसी कार्यशैली होगी बिहार पुलिस की, ये बात समझ में परे है। बिल्कुल समझ से परे है। समीक्षा होती है। एक शराबबंदी का एक उदाहरण संजय ने हमें बताया कि 1 साल में 2 बार शपथ दिलाई जाती है, तो क्या कसम तोड़ने के लिए होती है? सवाल तो यही है। लेकिन जिस बात को लेकर आप समीक्षा करते हैं, तमाम अधिकारियों से उनकी जिम्मेदारी बनती है। चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, 2 साल इस मामले को हो गए, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया, अभी तक आईओ कुछ बोल नहीं रहे हैं, कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं। एक बार फिर हम अपने सहयोगी सुधीर के पास चलेंगे। सुधीर, क्या हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई और हम ढूंढ नहीं पाए आईओ को, या फिर वो नजर से ओझल होते रहे और हमारी नजर नहीं पड़ी? देखिए, इसमें एक गैप है। इसमें गैप ये है कि जो आईओ थे इसके महेश्वर मंडल का तबादला करीब 3 माह पहले मोतीपुर थाने से अन्यत्र दूसरे थाने में कर दिया गया। तो इतने दिनों में यह जो मामला था वह थानेदार के अधीन था। अभी जो बात हुई है मेरी, एक अभिषेक नामक दरोगा है वहां, उनको यह केस सौंपा गया है। अभिषेक जी ने बताया कि उनको 16 दिसंबर को यह केस दिया गया है। इससे पहले न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी थी। हम लोगों ने 13 दिसंबर से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। सूत्र नहीं मिल रहे थे, बड़े लोगों के खिलाफ काम करना था। जो ऑफिसर थे उनके लेवल से जो कॉपरेशन होना चाहिए था, कॉपरेशन नहीं मिल रहा था। मैंने सीधे संपर्क किया था आईपीएस इमरान मसूद साहब से। उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिनों में पकड़ लेंगे उसको, थोड़ा सा वक्त दीजिए। और इस तरीके से टहलाते रहे, उन लोगों ने बात नहीं की, कुछ फैक्ट नहीं बताया। चलिए देखिए बड़ी खबर। चलिए, मोतीपुर थाने के एसएचओ बयान देने से इनकार करते हैं। चलिए, यह महापाप का पहला बयान आना चाहिए था, नहीं आ पाया। आधिकारिक बयान देने से एसएचओ का इनकार। दूसरी बात यह है, जो अहम बात हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर की तरफ से, कि मोतीपुर थाने के एसएचओ ने बयान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बड़े अधिकारियों तक हम गए और मृत्युंजय तिवारी है आरजेडी के प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। आरजेडी प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी जी, आपके रोए खड़े हो जाएंगे कि 2 साल पहले इसमें मामला दर्ज कराया जाता था। पति अभी तक अपनी पत्नी का फोटो लेकर बराबर दर्द की ठोकर खा रहा है, मार खा रहा है। पागल उसे घोषित किए जाने के लिए कई तरह की दवाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या इस पर एक मजबूत विपक्ष होने के नाते कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? ये निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर हमारी पार्टी की नजर है, और जो ये दिखा रहे हैं आप, हम आपको धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 को, कि जो घटना मुजफ्फरपुर की ये महापाप हुई है, इस घटना पर पूरा बिहार सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है कि क्या है पुलिस प्रशासन, क्या काम कर रहा है बिहार में, कैसा सुशासन है। सुशासन का दंभ भरने वाले लोग अभी चुप क्यों हैं? तो इस तरह से ये जो हो रहा है बिहार में, ये सब देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के महापाप का भंडाफोड़ हुआ है, और इसके बाद भी कोई अधिकारी पदाधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, बयान देने से इनकार कर रहा है। तो क्या हम ये समझे कि आरजेडी की तरफ से एक प्रेजेंस दिखेगा उस व्यक्ति के घर में? क्या आपका हाथ उसके कंधे पर जाएगा ये समझाते हुए कि आप पीड़ित नहीं हैं, आपको इंसाफ मिलेगा? और क्या ये जो एक कह सकते हैं कि तत्परता आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव दिखाएंगे और उस आईओ से, उस एसएसपी से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और अभी तक क्या हुआ? एकदम दिखेगा। यही हमारी यूएसपी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की है। पीड़ित परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है, और जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक इस मामले को हमारी पार्टी नहीं छोड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, पुलिस क्या कर रही है, सवाल यही है। पुलिस क्या सो रही है? क्या सोने की दवा पुलिस खाती है? प्रशासन जो समीक्षात्मक बैठक करता है उसका मतलब क्या है? यह सवालों के घेरे में है। आखिर वहां के एसएचओ बयान देने से इनकार क्यों करते हैं, क्यों छुप रहे हैं? यह सवाल, यह महापाप सबके सामने आ चुका है। यह सवाल ही नहीं,
एक उदाहरण हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी अगर घटना हो तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी इन्वेस्टिगेशन की, जांच का जिम्मा जो होगा, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो छुप जाएंगे। और भोला राय जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, वो साजिशन, एक आरोप उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, जिसने पूरी रूपरेखा इस कहानी की बुनी है। पीड़ित को पागल करने की कोशिश, उसकी पत्नी को बंधक बनाने की कोशिश और उसकी बेटी की जबरन शादी किसी अपराधी से, किसी शादीशुदा से करवाने की, वो भी नाबालिग। तो इतने तरह के मामले, आखिर उसका रसूख क्या है, किन किन लोगों तक उसकी पहुंच है, यह पता लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं, पुलिस क्या करेगी? जब सारा कुछ हम पता लगा कर देंगे तो पुलिस करेगी क्या? फाइलें इधर से उधर करेगी या फिर उन आरोपियों से पैसे लेकर चुप रहेगी और छुपती रहेगी? तो फिलहाल ये पूरे मामले को हम बता रहे हैं आपको कि क्या मामला है, मुजफ्फरपुर में क्या चल रहा है। ये मामला बहुत पुराना है और हम आपको बताएं कि 2 साल पुराना मामला है। 2 साल पुराने मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। और अभी अभी जो सूचना है, ये हम आपको एक नई सूचना दे रहे हैं। यह सूचना है कि इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनका नाम था महेश्वर मंडल, जिनका तबादला हो गया है। थानेदार से जब हमारे सहयोगी सुधीर ने बात की तो उन्होंने कहा कि एक अभिषेक हैं, दारोगा हैं, जिन्हें 16 दिसंबर को यह केस सुपुर्द किया गया। लेकिन पुलिस इस पूरे केस को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी में है। अब यह सवाल है कि पुलिस कर क्या रही है? पुलिस को जो काम करना चाहिए था, उस काम को छोड़कर पुलिस क्या वसूली में लगी है? पुलिस क्या हाथ मिलाने में लगी है? पुलिस क्या उन आरोपियों के साथ एक नए षड्यंत्र को जन्म देने में लगी है? तो ये सारी चीजें जो है अब खुलकर आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका विजिट जरूर होगा, उस पीड़ित परिवार से वो मिलेंगे और उन्हें ढाढ़स बंधाएंगे, ये कहते हुए कि उनका परिवार फिर से बच जाएगा। लेकिन ऐसे सिस्टम में कैसे बच सकता है जब ऐसे शर्मनाक चेहरे एक एक कर सामने आएंगे? आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर को जरा देखिए। और हम बराबर कह रहे हैं कि वो अपने परिवार को ये व्यक्ति ढूंढ रहा है और इसे इतनी यातनाएं दी जाती हैं, इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि इसके आंसू सूख चुके हैं। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, आपने कहा कि चार्जशीट फाइल नहीं की गई। हम ये पूछ रहे हैं कि पुलिस सोने में माहिर है या फिर कोई दवा पुलिस लेती है कि केस को लिखा और उसके बाद सो जाना ही बेहतर समझती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर चार्जशीट फाइल नहीं की गई तो जो आप रिव्यू करते हैं, किस चीज़ का रिव्यू करते हैं? रिव्यू थानाध्यक्ष करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, डीएसपी करते हैं, सिटी एसपी करते हैं, सीनियर एसपी करते हैं और उस पर एक्शन लिया जाता है। और आप, ये 2 साल पुराना मसला है, 2 साल पुराने मामले में आप अगर मुजफ्फरपुर एसएसपी की बात कर ले, कई बार हम लोगों ने देखा कि वो जब बात होती है तो कह रहे हैं मैं रिव्यू कर रहा हूँ, कई केसेस पेंडिंग है उसकी रिव्यू कर रहा हूँ। आप किस चीज़ का रिव्यू करते हैं? सवाल यही होता है। राज्य पुलिस मुख्यालय से बराबर आंकड़ों की बाजीगरी जरूर चल रही है। विवेक, मैं आपको बता दूं कि फलाने महीने में इतना आंकड़ा था क्राइम का, अब वो घट के फलाने महीने में इतना आ गया। पहले 1 साल में जो डेटा था वो आता था क्राइम का बिहार में, लेकिन अब महीनों जो मंथली वाइज है वो डेटा आने लगा। यानी कहीं ना कहीं जो मैनेज करना है, जो मैनिपुलेशन है, वो एक थ्योरी अपना लिया है बिहार पुलिस ने। और यही कारण है कि अपनी कारगुजारियों को, अपनी कारस्तानियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाया जाता है। न केवल जिलों में ऐसी स्थिति, आप राज्य पुलिस मुख्यालय की बात कर लें, बिहार सरकार की तरफ से पुलिस मुख्यालय में बाकायदा। संजय, आपको रोकना चाहेंगे, कांग्रेस एमएलसी हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, जो घटना है वो स्क्रीन पर है, पूरी दुनिया देख रही है और पुलिस की कारस्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? विजय जी, कहीं ट्रांसफर हो गया? प्रेमचंद मिश्रा जी, चलिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसी प्रतिक्रियाएं हम आपको सामने रखें। पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर विपक्ष क्या सोचता है? विपक्ष एक मजबूत भूमिका में है, वो सरकार के कुर्ते को खींच कर यह बता सकता है कि आखिर आपके राज्य में हो क्या रहा है। तो सुशासन की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, इन सभी बातों से अलग जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। प्रेमचंद मिश्रा जी, कुछ कहने को बचा नहीं, बस इशारा यह हो रहा है कि पुलिस कर क्या रही है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए, तकनीकी खामियां आ रही हैं, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय, ये प्रतिक्रियाएं बेहद जरूरी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो अनचाहे और मनचाहे जो इनपुट्स होते हैं वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच जाती हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर 2 साल के भीतर हमने अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं चलाई जिसमें हम दावे के साथ ऐसा कह सकें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी रुचि दिखाई हो, एक परिवार के आंसू पोंछने की कोशिश की हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जगा रहे हैं उन लोगों को जो कि सफेद कुर्ते पैजामे में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के बीच में खड़े होते हैं। हम जगा रहे हैं उन सभी पार्टियों को और यह कह रहे हैं कि आप इस मसले पर संज्ञान लीजिए। हमारा काम है खबर दिखाना, हम खबर दिखा रहे हैं, लेकिन उस खबर पर संज्ञान लेना और सरकार से यह पूछना मजबूती के साथ कि आखिर इस परिवार के साथ उचित न्याय कब होगा। एसएसपी जयंतकांत कुछ बोलने को तैयार नहीं। देखिए, स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं स्पष्ट तौर पर, एसएसपी कुछ बोलने को तैयार नहीं, एसएचओ साहब कुछ कहने को तैयार नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदला जा चुका है, नए इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं, थानेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो बोलेगा कौन, बताएगा कौन? इस परिवार की जो ये हालत है किसने की है, इस बारे में कोई टिप्पणी करने को तैयार कब होगा? तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि ये आज इस परिवार के साथ घटना घटी है, कल आपके और हमारे साथ भी यही घटना घट सकती है। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा संभल कर और कोशिश करें मजबूती के साथ इस परिवार के साथ खड़े रहने के लिए। तो बिहार के डीजीपी को हम बराबर ढूंढ रहे हैं और जयंतकांत जो एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एसएचओ साहब का नंबर मिला रहे हैं, थानेदार का नंबर घुमा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। और लगातार इस खबर पर बने हुए हमें 18 मिनट हो चुके हैं और हम 18 मिनट से ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें जवाब दे। इसलिए हमें लिखना पड़ा और मोटे मोटे अक्षरों में चलाना पड़ा कि देखिए, आप अगर फोन नहीं उठाएंगे, जवाब नहीं देंगे, इस पूरे मसले और मामले को लेकर अगर कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे, तो फिर इसी तरह से खबरें चलेंगी। वो इसलिए कि लोग जाग जाएं और लोग ही आपसे पूछें, मुजफ्फरपुर की जनता आपसे पूछेगी कि आखिर इस पूरे मामले में आपने किया क्या। संजय, आप हमारे साथ बने हुए हैं, कई बार आपकी हमारी बातचीत हुई, अक्सर हमने कहा कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। एक छोटा सा उदाहरण आपने लिया शराबबंदी का, लेकिन इकबाल की बात यहां भी आती है और इस केस में भी इकबाल की बात आती है। भरोसा क्यों नहीं है? ऐसे जब कान में तेल डालकर सोए रहेंगे तो भरोसा यही टूटता है और वो भरोसा इतना आसानी से जागने वाला नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े हो गए, कोई 1-2 सवाल नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो 1000 सवाल खड़े हो जाते हैं और ये सभी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं कि आखिरकार पुलिस किस लिए है। बिहार पुलिस क्या केवल डेटा बनाने के लिए है या लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए? तमाम तरह के सवाल है। देखिए, इसी मसले को लेकर कल मैंने एडीजी हेडक्वार्टर जो जितेंद्र कुमार है, बिहार पुलिस के बाकायदा वो प्रवक्ता नियुक्त किए गए। उनकी जिम्मेवारी है कि वो किसी भी मामले में मीडिया से बात करें। मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, क्या जितेंद्र कुमार जो एडीजी हेडक्वार्टर है मेरी बात को चुनौती देंगे? 40 मिनट तक उन्होंने बिठाए रखा अपने जो उनका कार्यालय है वहां पर, उनसे प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं गया हुआ था, लेकिन 40 मिनट तक बिठाने के बाद उन्होंने कह दिया कि अगली मीटिंग है। जो उनके सबऑर्डिनेट थे उन्होंने कहवा दिया, जबकि अगर उन्हें नहीं बात करनी थी किसी मसले पर तो वो कह सकते थे कि मैं भी व्यस्त हूं, आप बाद में आ जाए। लेकिन 40 मिनट बिठाने के बाद वो कहते कि नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद उन्होंने अपने कर्तव्य। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक रिपोर्टर होने के नाते जब इस मुद्दे पर आप बात करने गए तो 40 मिनट तक एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने आपको बिठाया, लेकिन बाद में निकल के ही ये कह दिया कि दूसरी मीटिंग में जा रहे हैं। खैर, सुधीर हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, इस पूरे मामले में लीपापोती का जो दौर है वो चला रहा है, पुलिस किस तरीके से इस पर लेप चढ़ा रही है, जरा ये बताइए। पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई अभी तक, और ये जो बात है पता नहीं पुलिस को कितना पच रहा है, लेकिन अपनी नाकामी के को लेकर कोई भी उत्तर देने के लिए मुजफ्फरपुर की पुलिस तैयार नहीं है। निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक के पदाधिकारियों को मैंने संपर्क किया। एक कहते हैं कि आईपीएस पुलिस के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, तो एक आईपीएस से भी मैंने संपर्क किया, लेकिन उनके पास भी शायद कोई उत्तर नहीं था। इसीलिए उन्होंने भी इस मामले में कोई जानकारी देने के से इनकार कर दिया। मैंने ये जानना चाहा कि अभी आप कर क्या रहे हैं, कि कांड की अद्यतन स्थिति क्या है,
तो इन तमाम परिस्थितियों में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अभी इस मामले में कुछ भी कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि हम आरोपी और अपराधी को गिरफ्तार करने वाले हैं। लेकिन ये बात भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहने का साहस आईपीएस नहीं जुटा पाते हैं। तो जाहिर है कि उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्यप्रणाली है। सुधीर और संजय, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस मिनट हो चुके हैं। और जेडीयू नेता जय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जय कुमार जी, ये मुजफ्फरपुर की जो घटना है हमें परेशान कर रही है और इसका सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं, पुलिस वालों से पूछ रहे हैं, इस पूरे मामले में क्या हुआ ये हम अभी तक जान नहीं पाए कि कोई कुछ कह पाए। ये 25 मिनट हो चुके हैं लगातार हम जैसा कि कह रहे हैं कि इस खबर पर लगातार बने हुए और इंतजार उस फोन का है जिससे कि हमारी बातचीत इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इस मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे बात हो जाए। जय कुमार जी हमारे साथ पूर्व मंत्री मौजूद हैं और हम सीधा सवाल आपसे करना चाहेंगे जय कुमार जी कि पुलिस जो मामला है उससे पहले हम आपको बताते चलें कि एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी को किसी ने बंधक बना रखा है। उनकी एक नाबालिग बेटी थी जिससे किसी अपराधी की जबरन शादी करा दी गई। 2 साल से यह मामला चल रहा है। इस पूरे मामले में यह अपडेट है कि अभी तक चार्जशीट इस पर फाइल नहीं की गई। इस पर पॉक्सो के तहत मामला चल रहा है और यह संक्षिप्त विवरण देने के बाद एक सवाल है आपसे कि क्या सुशासन के राज में यही सब होगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर को इतने फ्री किए हुए रहते हैं और अफसरों पर किसी प्रकार की राजनीतिक दबाव नहीं रहती है। जहां तक न्याय की बात है तो ये मैं मान सकता हूं कि निचले स्तर पर यदि कोई गड़बड़ी है उनको जरूर एक वरीय पदाधिकारी से संपर्क होनी चाहिए। जब ये बात संज्ञान में आई है तो मैं इतना एश्योर जरूर करता हूं कि ये मामला तुरंत अब बड़े पदाधिकारी इसमें इंटरफेयर करेंगे और इसमें न्याय दिलाएंगे। तो ये थाने के स्तर से यदि जो बात कही जा रही है इससे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन वरीय पदाधिकारी से संपर्क करना चाहिए था। ये देखिए, इतनी बड़ी आबादी में, इतने थाने में ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी के सभी लोग कर्तव्यपरायण हैं। कहीं ना कहीं जरूर चूक हुई है। यदि इस प्रकार की बातें हुई है तो अब वरीय पदाधिकारियों की संज्ञान में आया है और सरकार ऐसे चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। हमारे मुख्यमंत्री हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत गंभीर रहते हैं, इसलिए इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन हम एक सवाल है, कार्रवाई आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन आपको एक सूचना हम दें कि एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार के पास हमारे सहयोगी संजय जाते हैं। 40 मिनट तक बाहर बैठते हैं इस इंतजार में कि एक छोटा सा टिप्पणी वो देंगे इस पूरे मामले पर कि क्या हो रहा है। इस पर वो कुछ बोलते नहीं, अगली मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। आपको ये हम भरोसा दिला रहे हैं कि 28 मिनट से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फोन जयंतकांत उठा लें, लेकिन वो नहीं उठा रहे। थाना प्रभारी मुजफ्फरपुर का उस थाने मोतीपुर थाने का नहीं उठा रहा। तो ये 94 वाला जो नंबर है धोखा क्यों देता है? नहीं, देखिए, ये प्रशासनिक तंत्र मीडिया से इंटरफेयर नहीं करना चाहते होंगे, ये अलग बात है, लेकिन उनको करना चाहिए। हमेशा मीडिया ने सही रास्ते बताए हैं लोगों को। समस्याओं की समाधान बहुत सारी मीडिया के माध्यम से होता है। पदाधिकारियों को इससे भागने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इन दिनों सभी वरीय पदाधिकारियों को बहुत सख्त किए हैं कि आप मीडिया को भी इंटरटेन करें, अपनी काम करें, मुस्तैदी के साथ गश्ती करें। तो हम बहुत सारे फोकस इन दिनों हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसकी आउटपुट जो भी बीच में कुछ कमी आई है लॉकडाउन के समय से, लगता है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ढील हुई है, वो बिल्कुल सख्त किया जाएगा। और जो बात आप कर रहे हैं कि आपका एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको करना चाहिए। और हम लोग इस प्रकार की बातें जरूर कहेंगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से कि राज्य की घटनाओं की उजागर करने वाले यदि उसमें विशेष रूप से मीडिया कुछ जानना चाहती है तो बिल्कुल निर्भीक होकर के उसकी सामना करने की आवश्यकता है। चलिए, एक बात तो तय है कि एसएसपी जयंतकांत हमारा फोन नहीं उठा रहे, लेकिन जय कुमार जी एक गुजारिश है आपसे कि आप जरूर फोन कॉल करके एक बार पूछ लें कि न्यूज 18 पर जो ये खबर प्रमुखता से टंगी है उस खबर के पीछे का सच क्या है और 2 साल से चार्जशीट दायर नहीं होने का मसला क्या है। अगर आपको यह सही जानकारी, सटीक जानकारी अगर वो दे देंगे तो कृपया कर ये जानकारी हम आपसे पूछ लेंगे, या फिर आप हमें ये पहुंचा देंगे तो उसे हम
बिल्कुल मजबूती के साथ दिखा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जय कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जिनकी बात आपने सुनी और लॉ एंड ऑर्डर की बात तो वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन हमारी गुजारिश उनसे है कि वही जयंत कांत से बात कर पाए, क्योंकि हमें तो अभी तक जवाब नहीं मिला और हम आपको बता रहे हैं 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट से हमारा इंतजार ये खत्म ही नहीं हो रहा है। संजय 40 मिनट आप बैठे एडीजी हेडक्वार्टर और वहां से कोई जवाब नहीं मिला। 30 मिनट हमारे हो चुके हैं और इसी तरीके से समय बढ़ा। आप ये सोच सकते हैं कि उस पिता का, उस पति का, उस व्यक्ति का समय खत्म क्यों नहीं हो रहा, बुरा समय खत्म क्यों नहीं हो रहा, इसे हम बस कुछ मिनटों में बिल्कुल साफ कर सकते हैं। संजय देखिए विवेक, जय कुमार सिंह जी ने जो बातें कही बहुत गौर करने वाली बातें हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कह डाली बिहार पुलिस के बारे में, बहुत कुछ अलग से उसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। और जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक पिता को, एक पति को न्याय का इंतजार है उस बिहार पुलिस से, जिसके थाने में उसने FIR लॉन्च करवाया, वो बिहार पुलिस अब तक 2 साल होने को है इस पूरे मामले को लेकर सोई हुई है, लापरवाह बनी हुई है, पता नहीं किन कारणों से। आजकल आयोग के पास आप चले जाए किसी भी मसले को, कई मसले आते हैं। राजधानी पटना में ही आप देख लें, पुलिस ने जनता दरबार लगाना छोड़ दिया है, थानों में लोगों ने जाना छोड़ दिया है, पुलिस पर यकीन लोगों का खत्म हो गया। ये हमारा सवाल नहीं है, ये आम लोगों का सवाल है। हम आम लोगों के और जन सरोकार से जो जुड़े मुद्दे होते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती है, जो उनके विचार होते हैं, उनके विचारों को हम मूर्त रूप देते हैं, उठाते हैं, इसलिए कि प्रशासनिक तंत्र तक ये बात पहुंचे और वो शायद आम लोगों की सुध ले। तमाम जिलों में कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं और जब तक आपके ऊपर जवाबदेही, जिम्मेवारी तय नहीं की जाएगी, तब तक एक पिता और पति को न्याय नहीं मिल पाएगा। जो मुजफ्फरपुर की घटना है, इसी का जीता जागता प्रमाण है ये घटना। जी विवेक। बिल्कुल संजय, लेकिन अब हम दिखाने जा रहे हैं कि इस पीड़ित का जहां घर है उसके आसपास जो लोग रहते हैं, जो पड़ोसी रहते हैं, संजय हम जरा अपने दर्शकों को जोड़ रहे हैं उनके बयान से कि जो मारपीट इस व्यक्ति को किया जाता है, इनके जो यातनाएं दी जाती हैं, इन यातनाओं की आवाज कितनी दूर जाती है, यह बयान अभी हम सुनाते हैं। मेरी जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से, नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। इनका पिछले लगभग 1 साल से जो चल रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है। गौरव जी को बहुत टॉर्चर करते हैं सब, मार पिटाई करते हैं, कभी हंटर से मारते हैं, मिन बेल्ट से। कौन लोग? इनके जो लड़की के जो हस्बैंड है, विक्रम नाम का गुंडा है। मतलब जहाँ भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो पीड़िता को बरामद करना है, क्योंकि जब तक पीड़िता बरामद नहीं होगी तब तक चिकित्सकीय जांच, साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य वगैरह ये पुलिस के पास नहीं आ पाएंगे। चलिए, 4 बयान आपको हमने सुनाए हैं और ये चारों बयान ये तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है इस परिवार के साथ और एक्ट भी ऐसे जिसमें तुरंत गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, एक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ तस्वीरें आपके सामने धुंधली नजर आ रही है, लेकिन उन्हें साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब वो लोग सामने आएंगे, अपनी आप बीती सुनाएंगे, तो बहुत कुछ क्लियर होने की उम्मीद है, साफ स्पष्ट होने की उम्मीद है। अफगान के जो व्यक्ति हैं उन तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही, उनसे जो वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वो उसमें छेड़छाड़ की गई। अब एक पिता का बयान हमने आपको सुनाया, यह कहा कि मेरी बेटी नाबालिग है, लेकिन उसका जो कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड बनाया गया, उसमें उम्र के साथ छेड़छाड़ कर उसे बालिग बना दिया गया। तो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है, पूरा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और हम आपको बताएं कि पड़ोसियों ने मिलकर, कुछ इनके शुभचिंतकों ने मिलकर सीसीटीवी लगाया है ताकि इनके घर जो मारपीट और जो गंदी गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखी जा सके। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जो स्थिति है वो बिल्कुल अब स्पष्ट होती नजर आ रही है और हम आपको समय जरा बताते चले, 34 मिनट हो चुके हैं। इस पूरे मसले पर हम बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि तरीके से कोई इस पूरे मसले पर संज्ञान देने वाला या फिर कुछ बात करने वाला, कुछ अपडेट बताने वाला हमारे सामने आए। संजय, अभी तक कोई नहीं आया है।
बिल्कुल, देखिए आपने जिन पड़ोसियों की बाइट सुनाई अभी, उन पड़ोसियों के जिस तरीके से बयान सामने आए हैं वाकई में काफी चौंकाने वाले हैं। और यकीन नहीं होता कि अब भी बिहार में जहां लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देता है पुलिस मुख्यालय, तमाम तरह के दावे करता है, तमाम तरह की बातें करता है, वहां मुजफ्फरपुर एक प्रमुख शहर है, सुदूर इलाका भी नहीं है, शहरों के बीच की घटना, और वहां इस तरह के वाकयात अगर सामने आते हैं तो आप बिहार की विधि व्यवस्था का अंदाजा लगा लीजिए। अब बिहार में नए डीजीपी नियुक्त कर दिए गए हैं एसके सिंघल साहब, और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो पुलिस तंत्र को मजबूत करेंगे। और कल उन्होंने जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान बातें कही, मीडिया से इंटरेक्ट हुए, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रायोरिटी है बिहार पुलिस मुख्यालय की, और सभी पुलिस अधिकारियों को अलग से तमाम तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। अब पुलिस एक्टिव हुई है, सीएम ने रिव्यू किया, राजधानी पटना में सड़क पर निकलते हैं पुलिस अधिकारी, अब निकलने लगे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस तंत्र जो है अपनी जिम्मेवारियों को समझेगा। एक बात जरूर जय कुमार सिंह ने कही कि कोरोना काल है तो शायद शिथिलता आ गई है, लेकिन कोरोना काल की बात नहीं है। आप जब पुलिस विभाग की नौकरी करते हैं, उसके बदले शपथ लेते हैं, लोगों की सुरक्षा का, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, और इस तरह के अगर हालात उत्पन्न होते हैं तो सवाल जो है आपके ऊपर ही खड़ा होगा। और सवाल निश्चित तौर पर खड़ा हो रहा है मुजफ्फरपुर की घटना से। अगर वो पड़ोसी नहीं होते तो उम्मीद कीजिए, आज पड़ोसी हिम्मत दिखा रहे हैं, पुलिस अधिकारी क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं? उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब एफआईआर आपके थाने में, क्यों एक शख्स जो है एफआईआर लॉन्च करवाने जाता है किसी थाने में, उसे एक उम्मीद रहती है कि पुलिस उसके लिए काम करेगी, पुलिस उसके लिए आगे आएगी। लेकिन ये जो मसला सामने आया, ये जो मामला सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी तरीके से फेलियर दिखती है। तो फेलियर क्यों है पुलिस? यहाँ पर इकबाल भी खत्म होता है और जो उनका तरीका है काम करने का, उस पर सवाल खड़े होते हैं। अजय आलोक हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, ये मुजफ्फरपुर का एक मामला है जो कि हमने संज्ञान में सामने आया है, और उसकी कुछ तस्वीरें हम अभी इस वक्त दिखा रहे हैं कि एक पीड़ित व्यक्ति है जो कि जिनकी पत्नी को किसी एक दबंग ने अपने कब्जे में ले रखा है, और उनकी जो बेटी है, जो नाबालिग बेटी है, उनकी शादी किसी अपराधी से करवा दी है। ऐसे में पूरा मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 साल पहले इस मामले के उजागर होने के बाद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। और इस मामले में एक और बात हम आपको बताते चले कि अभी तक स्पीडी ट्रायल तो नहीं किया गया, लेकिन पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। तो इस पूरे लब्बो लुआब के बाद इस खबर को उठाने का मकसद हमारा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले। आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके नेटवर्क 18 को बधाई देता हूं कि इस मामले को आप वापस से प्रकाश में लेके आए हैं। और निसंदेह ये मामला जो मैं टीवी पे देख रहा हूं, अगर इसमें हल्की सी भी सच्चाई है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी सच्चाई मुझे दिख रही है, लेकिन अगर हल्की सी भी सच्चाई होती तो ये शर्मनाक है। और इसको निश्चित तौर पे संज्ञान में लेते हुए इसमें स्पीडी ट्रायल ही नहीं बल्कि दोषियों पर संपूर्ण कार्रवाई का मैं भरोसा देता हूं आपको, और ये बिल्कुल होगा। अजय जी, एक सवाल है कि फोन कोई नहीं उठाता, कोई अधिकारी नहीं, कोई दारोगा नहीं, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सरकार में अगर हम बराबर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो पारदर्शिता एक बड़ी चीज होती है। ये ट्रांसपेरेंसी आ नहीं पा रही है, क्योंकि हम लगातार कॉल कर रहे हैं और अभी 37 मिनट हो चुके हैं, बराबर रिंग जा रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा, तो जवाब हम किससे मांगे? नहीं, स्वाभाविक है, अगर फोन नहीं उठा रहे जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता है। और इस मामले का संज्ञान पुलिस हेडक्वार्टर ले चुका है। मैं आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल इस पे 48 घंटों के अंदर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। 48 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई होगी। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो अगर कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। आपको जवाब देना चाहिए। और लगातार हम वो समय बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सुई है, घड़ी की सुई है, वो टिक टिक कर आगे बढ़ रही है। 38 मिनट हो चुके हैं और 38 मिनट से हम ढूंढ रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ताकि वो जवाब दे पाए। चलिए, आप जवाब नहीं देंगे, एसएसपी महोदय जवाब दे दें, क्योंकि आपके संज्ञान में यह मामला जरूर होगा, क्योंकि यह मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। 2 साल से अधिक इस मामले को हो चुके हैं और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है उस व्यक्ति को जो मार खा रहा है, अपने जख्म दिखा रहा है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, वो व्यक्ति अपने जख्म दिखाता है और ये कह सकते हैं, उसे आप दिव्यांग कहते हैं, लेकिन वो सही तरीके से सब कुछ बताता है और ये कहता है कि, और उसके आप आंख देखें, उसके आंसू कहीं ना कहीं सूखे हुए हैं, उसकी नजर इधर उधर भटकती है, किसी को ढूंढती है। लेकिन हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, किसे ढूंढ कर लाके दें? जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो तो भाग रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हम सब ने ईमानदारी से प्रयास किया, न्यूज 18 की टीम ने, चाहे वो मुजफ्फरपुर संवाददाता सुधीर हो, और जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसको लेकर एडीजी मुख्यालय से बाइट लेने की कोशिश की गई, उनसे प्रतिक्रिया, मकसद सिर्फ यही था कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिल जाए। और देखिए, मैं तो बिहार पुलिस से ज्यादा हिम्मती उस शख्स को मानता हूं
कि जिसने इस विपरीत हालात में भी साहस किया, न्यूज 18 के कैमरे पर बोलने की उसने साहस दिखाया और कहा कि कैसे उसके साथ अब भी गुंडागर्दी हो रही है, घर में गुंडा एलिमेंट घुस रहे हैं, भले ही उसका रिश्ते में वो दामाद हो, कथित तौर पे उसने जबरन शादी कर ली, हेरफेर करके, जो एक नाबालिग बेटी थी उसके साथ, और उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई है बोलने की। तो ऐसे में बिहार पुलिस को तो सख्त से लेसन लेना चाहिए कि वो विपरीत हालात में निडर होकर सामने आ रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि उसका जीवन जो है वो बच जाए और जो उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो वापस आ जाए। तो बिहार पुलिस के अधिकारी जिनके पास तमाम जो शक्तियां हैं, जो संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं, उसका वो उपयोग करने के लिए काबिल है, वो कैपेबल है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं भला? क्यों अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहते हैं? संजय, जितनी देर में आप और हम बात कर रहे हैं उसमें एक काम हो सकता था क्या? एडीजी हेडक्वार्टर, जो कि मीडिया से बहुत ही उनके मधुर संबंध रहते हैं और जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में वो जानकारी देते हैं, क्या जितेंद्र कुमार जी आपके कॉल पर बात कर सकते हैं, वो अपडेट दे सकते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी हमारी बातचीत हुई जेडीयू प्रवक्ता से, अजय आलोक जी से, उन्होंने कहा कि 48 घंटे में कार्रवाई होगी और पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में यह बात चली गई है, उन्होंने ये बात कही है। तो क्या अब ये माने कि आला अधिकारियों के कान खड़े हो गए होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरीके से न्यूज 18 ने प्रायोरिटी बेसिस पर इस खबर को लिया है, निश्चित तौर पर राज्य पुलिस मुख्यालय इस मसले को गंभीरता से लेगा। और हम एक बार फिर कोशिश करेंगे आज राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार जी से बात करने की। और एक आपसे भी अनुरोध है कि आप एक बार एडीजी हेडक्वार्टर साहब को फोन लगा लें, क्योंकि मेरा फोन इंगेज है, आप एक बार लगा लें, उनसे बात कर लें, वो फोन पिक करते हैं, वो फौरी तौर पर प्रतिक्रिया भी फोन पे जरूर देते हैं। एक बार कोशिश कर लें। चलिए एक कोशिश, बिल्कुल एक कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी साथी पर्दे के पीछे काम करते हैं उन तक ये संदेश जरूर पहुंच गया है कि एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार जी को एक बार फोन मिला लिया जाए, क्योंकि ये नंबर अभी छूट रहा था हमसे, क्योंकि बाकी सभी नंबरों को हमने ट्राई कर लिया है। हमने एसएसपी मुजफ्फरपुर को ट्राई किया, उस थाने के दारोगा को ट्राई किया, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को ट्राई किया, कहीं भी ये कोशिश जो है सफल नहीं हो सकी। लेकिन संजय, हम यकीन दिला रहे हैं कि इसकी कवायद हमने शुरू कर दी है कि एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार को एक बार हम कॉल मिलाते हैं, जितेंद्र जी से हमारी बातचीत हो पाए और क्या मुख्यालय तक की आवाज पहुंच पाई है हमारी, यह भी जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आनंद अमृतराज हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आनंद, जो सवाल है बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि न्यूज 18 बिहार झारखंड इस मसले को उठाकर छोड़ देने में भरोसा नहीं रखता। न्याय जब मिलेगा तभी जीत होगी, हम सभी की जीत होगी, क्योंकि हम अपने पेशे से जो कुछ भी हो पहले इंसान है और इंसानियत के नाते हमें यह काम करना ही होगा। 42 मिनट हो चुके हैं और हमारे सवाल का जवाब देने की हिम्मत, ताकत अभी तक किसी ने नहीं जुटाई है। देखिए, निश्चित तौर पे, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे मामले हुए थे जब न्यूज 18 ने कोई किसी खबर को प्रमुखता से दिखाई तो देर सवेर प्रशासन को जगना पड़ा और प्रशासन को जवाब देना पड़ा, और जिन लोगों पे आरोप था उन पे कार्रवाई भी हुई। हमारी लगातार कोशिश है, हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इस मुद्दे को हम तब तक उठाते रहें जब तक इसका असर न दिख जाए। जाहिर सी बात आपने बिल्कुल कही कि पुलिस मुख्यालय के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते, और जाहिर सी बात इस पर जवाब देंगे क्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले पर हम लोगों ने कई नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की, सत्ताधारी दल के नेताओं से, तो वो भी बचते हुए दिखे। तो जाहिर सी बात है विवेक, आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो हमारे दर्शक हैं लगातार इस खबर को देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा, जो लोग दोषी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है मुजफ्फरपुर पुलिस को इसका जवाब देना होगा और हमारी लगातार कोशिश है कि इस मुद्दे को हम उठाते रहें। हमने कोशिश की थी कुछ देर पहले जय कुमार सिंह से भी बातचीत करने की, और हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि जय कुमार सिंह को संपर्क किया जाए, चूंकि जेडीयू के बड़े नेता हैं और हमारे साथ भी हैं। जय कुमार जी, अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे चैनल ने बात भी किया था मुजफ्फरपुर की घटना को। अब वहाँ पुलिस के जो लोग हैं इस तरीके से टाल मटोल वाली रवैया क्यों अपना रहे हैं? आखिर किस पर भरोसा करे आदमी? अगर किसी को परेशानी हो तो किसके पास जवाब ढूंढने? नहीं, देखिए, मैं पहले ही कहा कि हो सकता है निचले पदाधिकारी के द्वारा कोई गड़बड़ी हुई हो, लेकिन अब ये जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से ही वरीय पदाधिकारी को हो चुकी है और सब लोग की संज्ञान में हुआ है। तो मैं इतना जरूर एश्योर करूंगा चैनल को कि इसमें एक विशेष और त्वरित कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग स्वयं अब बात करेंगे। लेकिन एक लिटमस टेस्ट और हो जाए आनंद, एक लिटमस टेस्ट और हो जाए। जय कुमार जी के पास अगर फोन है तो जरा जयंत कांत जी को वहीं से लगा दिया जाए। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं। सर,
एक आग्रह है आपसे कि जयंतकांत जी जो मुजफ्फरपुर के एसपी हैं, क्या आप उन्हें फोन करेंगे और उनसे एक बार जानकारी लेने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल फोन करेंगे, मैं जरूर इसके विषय पूरी जानकारी लूंगा और जानकारी लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री के भी जहन में इस बात को डालेंगे। तो सर, हमारा एक आग्रह है कि अगर आप अभी आपके पास अगर फोन है तो एक बार आप लगाने की कोशिश करें, ट्राई करें, और शायद हो सकता है कि आपके पूछने से शायद मुजफ्फरपुर प्रशासन हरकत में और जो पीड़ित है उसे न्याय क्योंकि लोगों में भरोसा जग जाएगा कि पूर्व मंत्री हैं, एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं, एक भरोसा जग जाएगा लोगों को। मैं आपको पूरी सूचना दूंगा हमसे क्या बात हुई, किस प्रकार की कार्रवाई होने जा रही है। मैं इतना जरूर श्योर करूंगा कि वरीय पदाधिकारी, मैं जयंतकांत जी का, मैं डीआईजी आईजी सबसे हम लोग बात करें, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। सर इसलिए हम बता रहे हैं ना कि इस वक्त जनता भी आपको देख रही है, जनता भी आपको देख रही है, और हम अगर आपसे आग्रह कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर आप फोन ना करें तो लोगों को लगेगा कि मंत्री जी ने भी, पूर्व मंत्री जी ने, जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। विवेक, आप नंबर हमें बताएं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नंबर से ही लगाने की कोशिश करें, नंबर बताएं। बिल्कुल, जयंतकांत का नंबर हम आपको भिजवा रहे हैं, आप अपना व्हाट्सएप ऑन रखिए, क्योंकि सूचना तकनीक के इस दौर में बहुत आसान होगा नंबर को इस तरफ से उस तरफ करने में। अभी तुरंत आपके मोबाइल पर वो नंबर पहुंचेगा, और ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आनंद अमृतराज हैं, अपने फोन से कोशिश कर रहे हैं एसएसपी मुजफ्फरपुर को लगाने के लिए। उनसे बात करेंगे जय कुमार जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, और ये कोशिश हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भरोसा है वो कायम रहे, और जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाना चाह रहा है कि किस तरीके से सभी लोग मिलकर इस लड़ाई में उस आरोपी की गर्दन को हम पकड़ सकते हैं, जिसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं, जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नजर आते हुए भी ओझल है। देखिए विवेक, नंबर आ गया है, हमने एसएसपी को लगा दिया है फोन, और हम कोशिश करेंगे जब फोन उठाएं तो जय कुमार जी खुद से बातचीत कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है ना, हम चाहते हैं कि आपके सरकार की भी छवि पर असर न पड़े, आपके सरकार की छवि भी चमके, और अगर जो दोषी है अगर उन पर कार्रवाई हो जाती है तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए लगातार हमने नंबर लगाया है 9431822982, जो मुजफ्फरपुर के जयंतकांत का नंबर है। इस पर फोन अभी बिजी बता रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं विवेक लगातार लगाने का। आप सर बैठ जाइए, जब लगेगा तो फिर हम आपके पास आ जाएंगे। देखिए हमारी कोशिश है, न्यूज़ 18 की लगातार ये कोशिश है कि हम लगातार न सिर्फ खबर दिखाएं बल्कि उसका असर भी दिखाएं, और यही वजह है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जयंतकांत जो वहां के एसपी हैं उनको फोन लगाने का, और लगातार रिंग भी जा रहा है लेकिन कॉल बिजी बता रहा है। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं, आवाज भी सुना देते हैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वहाँ तो विवेक, जो नंबर हमें मिला है एसपी जयंतकांत का, वो नंबर लगातार हम लगा रहे हैं। और संजय, आप अभी सुन पा रहे हैं, आनंद अमृतराज लगा रहे हैं एसएसपी जयंतकांत को फोन, ताकि इस मामले को जान पाए। आप भी कॉल कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं एडीजी हेडक्वार्टर को ट्राई कर रहा हूं कि शायद उनसे मेरी बात हो जाए इस पूरे मसले को लेकर के, और मैं उन्हें लगा रहा हूं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लाइव में आप देख पा रहे हैं कि हमारे सहयोगी नंबर लगा रहे हैं। 94 से शुरू होने वाला नंबर, जिस पे पूरा बिहार फक्र करता है कि उनके पास 94 से शुरू होने वाला नंबर है। सरकार के सभी नुमाइंदों के पास यही 94 वाला नंबर होता है, सरकारी नंबर कहते हैं इसे। मंत्री हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, सबके पास यही नंबर रहता है, 94 से शुरू होने वाला। लेकिन देखिए यहां ये दूसरी खबर भी आपको यहां जन्म लेती नजर आएगी। अगर लगता है तो कोई उठाता नहीं, और कभी कभी तो नहीं लगता है। आप देखिए संजय भी अभी ट्राई कर रहे हैं, और आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, दोनों हमारे सहयोगियों की, और दोनों सहयोगी लगातार लगे हुए हैं कि एक बार बातचीत हो जाए, ताकि इस पूरे मसले पर जो हम अभी 48 मिनट हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे का करीब, 1 घंटे से कोशिश हमारी जारी है। संजय कोशिश कर रहे हैं, आनंद अमृतराज कोशिश कर रहे हैं, और आनंद जय कुमार जी